हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास। वीडियो में जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक जानकारी मौर्य वंश के बारे में पहले ले लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का देखिए, चंद्रगुप्त का शासन कब से कब तक चला था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अगले शासक आते हैं बिंदुसार। उनका शासन कब से कब तक चलता है? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व बिंदुसार का शासन चलता है। फिर अगला शासक आता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का शासन कब से कब तक चलता है? 273 से 236 ईसा पूर्व तक इनका शासन चलता है। यही मौर्य वंश के सबसे प्रतापी और महान शासक थे और इन्हीं के बारे में जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश का। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। अब देखिए, ये जो सिंह चतुर्मुख था ना, ये सारनाथ के स्तंभ पर मिलता है। कहाँ पे? सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है सारनाथ। सारनाथ में अशोक स्तंभ मिला था। उसके शीर्ष पर 4 शेर एक दूसरे की ओर पीट करके बैठे हुए हैं। उसे भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह भी बनाया हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों में से जाना जाता था। अब देखिए, इसके अलावा पूछा रहा है। इन सभी नामों के अलावा जो नाम दिया होगा वही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे वो चाणक्य थे। उनका नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। तो ये तीनों चाणक्य के नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो ये ऑप्शन नहीं सही होता क्योंकि इसके अलावा पूछा रहा है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन मिलता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये जो है गुप्त वंश का शासक था, सबसे महान और प्रतापी शासक था। इसको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे गुप्त वंश में पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। और 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें शिलालेख में क्या क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध उन्होंने कब लड़ा था? अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद। कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अपने राज्य के अभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था, यानी 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इनके और जो 14 शिलालेख हैं उनमें क्या लिखा गया है उसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि उसको भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। देखिए, पहले शिलालेख में क्या लिखा गया है? पहले शिलालेख में लिखा गया है कि पशु बलि का निषेध किया जाता है। मतलब राजा आज्ञा देता है कि आज से पशु बलि नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। तो पशु बलि का निषेध ये पहले शिलालेख में आता है। और दूसरे शिलालेख में आता है कि मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। दूसरे शिलालेख में क्या आता है? मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। और तीसरे शिलालेख में क्या आता है कि धर्म कार्य हेतु अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। धर्म कार्य हेतु अधिकारी की नियुक्ति पद का सृजन किया जाता है। ये अधिकारी हर 5 वर्ष में राज्य में जाएंगे और धम्म जो धर्म है, आज धर्म बोला जाता है, उस समय धम्म बोला जाता है। धम्म का प्रचार कैसा चल रहा है उसके बारे में जो है जानकारी ग्रहण करते थे। फिर आइए अगला शिलालेख देखते हैं। देखिए, अगले शिलालेख में, चौथे शिलालेख में क्या कहा गया है कि मेरा घोष अब धम्म घोष होगा। चौथे शिलालेख में क्या कहा गया है कि मेरा घोष जो है अब धम्म घोष होगा। मतलब अब जो भी मेरा कार्य होगा, जो भी मेरी आज्ञा होगी, वो धम्म की आज्ञा होगी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है? 5वें शिलालेख में कहा गया है कि महामात्र पद का सृजन होगा। महामात्र ये धार्मिक अधिकारी होते थे, इनके पद का सृजन किया गया है इसमें। अगले शिलालेख में कहा गया है, छठवें शिलालेख में कहा गया है जनता की बात राजा तुरंत सुनेगा। मतलब सम्राट अशोक आज्ञा देते हैं कि
कि जनता के अगर कोई भी परेशानी होती है तो उनकी परेशानी को तुरंत जो है राजा सुनेगा। और बोलते हैं कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, मैं अपने राज दरबार में रहूँ या अंतःपुर में रही रहूँ या कहीं भी रहूँ, जनता की परेशानी तुरंत राजा तक पहुँचाई जाए, इसमें सम्राट अशोक ऐसा आदेश देते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी, अगला शिलालेख देखते हैं। अगला शिलालेख में क्या कहा गया है? 7वें शिलालेख में कहा गया है कि यहाँ सभी धर्म के लोग आकर बसे। तो सम्राट अशोक ऐसा कहते हैं कि यहाँ सभी धर्म के लोग आकर बसे। ये नहीं कि आप दूसरे धर्म का पालन कर रहे हो तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। चाहे जिस धर्म का हो यहाँ पे रह सकता है। तो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। शिलालेख आगे जो है क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत था उस समय की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी जब अशोक आक्रमण करते हैं उस समय पूछा गया। तो उस समय राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। तो सम्राट अशोक कलिंग पर कब आक्रमण करते हैं? 261 ईसा पूर्व में, अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद, मतलब 9वें वर्ष में। तो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण करते हैं और उसमें जो हुई हिंसा को देखकर उनका मन परिवर्तित हो जाता है और वो परवज्य ग्रहण कर लेते हैं, मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। और अशोक का शासन कब से कब तक रहता है? इनका शासन 273 ईसा पूर्व से रहता है 236 ईसा पूर्व। कब तक? 236 ईसा पूर्व तक। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए देवानप्री नाम किसे दिया गया है? तो देवानप्री नाम किसे दिया गया है? तो ये नाम जो है अशोक को दिया गया है। किसको दिया गया है ये नाम जो है अशोक को दिया गया है। अब देखिए देवानप्रिय का मतलब क्या होता है? देवों का प्रिय मतलब ये ईश्वर, आज वाले ईश्वर नहीं, भगवान का नहीं। उस समय देव किसको बोला जाता था? बौद्ध भिक्षुओं को बोला जाता था। बौद्ध भिक्षुओं को देव बोला जाता था। तो ये जो है अशोक भिक्षुओं के प्रिय थे, इसलिए इनको कहा जाता है देवानप्रिय, मतलब देवों के प्रिय। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवा दिए थे भिक्षुओं के लिए, इसीलिए भिक्षु इनको जो है बहुत पसंद करते थे और इनको भिक्षुओं का प्रिय माना जाता था, मतलब देवों का प्रिय माना जाता था। अब देखिए अशोक नाम कहाँ से मिलता है, कैसे पता चलता है कि उनका नाम अशोक था? देखिए 2-3 अभिलेख ऐसे मिलते हैं जहाँ पे उनका नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक। ये अशोक, ऐसा अशोक नहीं, शोक नहीं, अशोक मिलता है। देखिए कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है गुर्जर अभिलेख पर, नेतुर अभिलेख पर, मास्की अभिलेख पर और उदय गोलम अभिलेख पर। ये जो है इनका नाम अशोक मिलता है। कौन से अभिलेख पर? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदय गोलम, इन सभी अभिलेख पर इनका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। जूनागढ़ का जो एक अभिलेख रुद्रदामन का मिला था, उसमें भी इनका नाम क्या मिला था? अशोक मिला था। जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये उनके विजय का उल्लेख कौन से शिलालेख पर है? 13वें शिलालेख पर। 13वें शिलालेख पर उनके कलिंग विजय का वर्णन है। देखिए 261 ईसा पूर्व में, अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं। उनका हृदय उस चीज़ से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी हिंसा होती है, तो उसको हिंसा को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए उन्होंने परवज्या ग्रहण कर ली, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उसके बाद ये शिलालेख लिखवाते हैं, 13वां शिलालेख, उसमें कलिंग का वर्णन करते हैं। तो ये 13वां शिलालेख। देखिए अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले शिलालेखों में क्या लिखवाया गया था। तो पहले शिलालेख में पशु बलि का निषेध लिखवाया गया था। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी, ऐसा उसमें लिखवाया गया। तीसरे शिलालेख में धर्म कार्य हेतु अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो 5 वर्ष बाद धर्म का प्रचार कैसे चल रहा है उसका जो है जांच पड़ताल करते थे। और चौथे शिलालेख में बोलते हैं कि मेरा घोष है वो अब धम्म घोष होगा, मतलब जो भी उनकी आज्ञा होगी वो धम्म की आज्ञा होगी, ऐसा वो बोलते हैं। 5वें शिलालेख में क्या बोलते हैं कि महामात्र पद का सृजन किया गया है। महामात्र पद मतलब जो धार्मिक धर्म की देख रेख करेंगे कि धर्म का प्रचार कैसा चल रहा है। छठवें शिलालेख में क्या बोला गया है कि जनता की बात
तुरंत जो है राजा के पास पहुंचाई जाए। मतलब अशोक कहते हैं कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, राज दरबार में रहूँ या अंतःपुर में रहूँ, जनता की परेशानी तुरंत राजा तक पहुँचाई जाए। तो ये बात उसमें लिखी गई है। सातवें शिलालेख में कहा गया है, सातवें शिलालेख में कहा गया है कि यहाँ सभी धर्म के लोग आकर बसे। मतलब यहाँ पे सभी धर्म के लोग आकर बसे, इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ दूसरे धर्म को मानने वाले यहाँ नहीं रह सकते थे, वहाँ पे और धर्म मानने वाले लोग भी वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये ऐसा बोलते हैं। अगले शिलालेख में क्या बोलते हैं, आठवें शिलालेख में, कि धर्म की यात्रा, मतलब अशोक के धर्म की यात्रा शुरू की थी, वो आठवें शिलालेख में इनके वर्णन है। नवें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है। और 10वें शिलालेख में राजा का आदेश, मतलब सम्राट अशोक का आदेश है कि अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के विषय में ही सोचें। तो ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो हमेशा प्रजा के भले के ही लिए सोचें। तो ये शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब देखिए 13वां शिलालेख तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद 10वां शिलालेख भी महत्वपूर्ण है और 6वां शिलालेख भी महत्वपूर्ण है। 6वां शिलालेख क्या कहा गया है कि राजा कहीं भी रहे, जनता की परेशानी को तुरंत सूचना जो है राजा के पास पहुंचाई जाए। ये 6वें शिलालेख में, जिसको आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए अशोक के सभी शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि जो उस समय धम्म लिपि बोली जाती है, आज ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, उस समय क्या बोली जाती थी, धम्म लिपि। उनके अभिलेख में धम्म लिपि मिलता है। तो धम्म लिपि, सभी अभिलेख धम्म लिपि में लिखवाते हैं, लेकिन जो मानसेहरा और शहबाज गढ़ी का अभिलेख है उसे जो है खरोष्टी और अरमाइक में लिखवाते हैं। देखिए कौन सा अभिलेख, मानसेहरा और शहबाज गढ़ी का अभिलेख, उसको खरोष्टी और अरमाइक लिपि में लिखवाते हैं। देखिए इसलिए लिखवाते हैं कि ये पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र था। पश्चिमोत्तर भारत मतलब आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उस क्षेत्र में देखिए पहले भी आक्रमण होते रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रीक का आक्रमण हुआ था, ग्रीक का प्रभाव पड़ा था, इसीलिए वहाँ पे जो है ब्राह्मी लिपि नहीं समझते थे, वहाँ पे खरोष्टी और अरमाइक लिपि समझते थे। जनता के लिए उन्होंने वहाँ पे खरोष्टी और अरमाइक लिपि में लिखवाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए मानसेहरा और शहनवाज गढ़ी का अभिलेख जो था वो खरोष्टी और अरमाइक लिपि में था। आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, स्तंभ है। स्तंभ है, तो स्तंभ जो है मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान माना जाता है। स्तूप भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है स्तंभ को माना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाया था। 84,000 स्तूप भिक्षुओं के लिए अशोक ने बनवाया था, इसीलिए उनको दीवान प्रिय बोला जाता है। मतलब देवों के प्रिय, मतलब भिक्षुओं के प्रिय बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। देखिए अशोक के साम्राज्याधीन इसमें से कौन सा था, नहीं था। तो ये कश्मीर अशोक के साम्राज्याधीन था, क्योंकि वहाँ पे अभिलेख मिला है। गुर्जर में भी इनका अभिलेख मिलता है, कर्नाटका में भी इनका अभिलेख मिलता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। अब देखिए चौथा, कामरूप जो है असम को कहा जाता है। उस समय कामरूप जो है असम को कहा जाता है। तो ये अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, अशोक के अंडर में ये नहीं आता था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कैसे पता चला कि उस समय जो है इनके अंडर में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उनका अभिलेख नहीं मिलता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि कामरूप मतलब असम में उनका शासन नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बृहस्साची स्तूप किस काल के से संबंधित है। तो बृहस्साची स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है। देखिए मौर्य काल से संबंधित है। इसे जो है अशोक ने 300 ईसा पूर्व में बनवाया था। कब बनवाया था, 300 ईसा पूर्व में। ये कटोरे का ऐसे जैसा मिला है, तो इसे स्तूप बोला जाता है। तो ये जो है बृहस्साची का स्तूप, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ये थे महर्षि पतंजलि। कौन थे, महर्षि पतंजलि ने कई बुक लिखे थे। उनमें से देखिए कौन कौन से बुक उन्होंने लिखी थी। उन्होंने योग सूत्र लिखा था, महाभाष्य लिखा था, और आयुर्वेदिक पे भी
कई सारे ग्रंथ लिखे थे। ऐसा कहा जाता है कि व्याकरणाचार्य जो पाणि थे ये उनके शिष्य थे, तो ऐसा कहा जाता है। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो क्या जानकारी दी गई है? पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियस राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां शासक भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी के समय जो है दौरान लिखे गए थे। तो कौन सा राजवंश था? देखिए जो ये शुंग था, पुष्यमित्र शुंग था, वो शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? शुंग वंश की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद की हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना करता है, ऐसा जो है इतिहास में लिखा गया है। लेकिन जो ये ह्वेनसांग के नोट्स में मिलता है कि शुंग जो है, ये शुंग जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, ये मौर्य वंश का ही राजा था। ऐसा इसलिए यहाँ पे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि क्योंकि ये जो है स्तूपों को तुड़वा दिया था, इसीलिए इसको ऐसे बोला जाता है कि ये मौर्य वंश का राजा नहीं था, ये जो है स्तूपों को तुड़वा रहा था। तो इसलिए तुड़वाया था कि अशोक जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, इसके राज्य में बहुत ज़्यादा फेमस थे। अभी अशोक के कार्यों को देखा कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि मैं चाहे जहाँ कहीं भी रहूँ, जनता की परेशानी तुरंत जो है मुझ तक पहुँचाई जाए। इसलिए उस समय जनता जो है अशोक को बहुत मानती थी। तो अशोक इतना ज़्यादा फेमस हो चुके थे, ये सोचता है कि अशोक के जैसा मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो किसी ने बताया कि अशोक 84,000 स्तूप बनवा कर फेमस हुए थे, तो ये बोलता है कि मैं उसको तुड़वा कर फेमस हूँ। तो उसने क्या किया, उसको तुड़वाना चालू किया। तो फिर क्या हुआ, इसको जो है इसका फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन उसके उल्टा हो गया। तो बाद में ये क्या करता है, माफ़ी मानता है और फिर स्तूपों का निर्माण भी करवाता है। तो ऐसा जो है, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये अलग वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे ऐसा इतिहास चलता है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़िए। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, तो वीडियो में पूछा गया है। तो ये जो है शुंग वंश के, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान रहता था? कनिष्क के प्रथम के शासन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान रहता था? चरक जो है। देखिए कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क प्रथम ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कनिष्क प्रथम ने की थी। तो इसको आप लोग भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कुषाण जो है मध्य एशिया के निवासी थे। इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।